हेलो फ्रेंड्स, ये जो आज इनकम टैक्स का जो फोर्थ जो टॉपिक है कैपिटल गेन, इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो इनकम टैक्स जो बुक है, जो बी कॉम की एम कॉम की जो भी इनकम टैक्स जो बुक है उसके लिए भी बहुत ये यूजफुल है। और सेकंड है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएस द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2223 है, ये जो 2023 में जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकालने जा रही है, उसके लिए ये इनकम टैक्स का ये टॉपिक है कैपिटल गेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि इस टॉपिक में जो इनकम टैक्स का जो ये बुक हमारे जो नोट्स हैं, इसके अंदर जो 2022 मतलब कि 2021-22 जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसको इसमें संशोधन करते हुए और इसको हमने मतलब बनाया है। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ, चार्जिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 45। ये है चार्जिंग सेक्शन अंडर सेक्शन 45। इसमें क्या है, पूंजीगत लाभ क्या होता है? कोई भी आय इस शीर्षक में कर योग्य होगी, मतलब कोई भी आय इस शीर्षक में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, जब निम्न शर्तें पूरी करेगी। कौन कौन सी शर्तें पूरी करेगी? नंबर 1 है पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। जो भी हमारे जो भी कैपिटल जो असेट्स है वो कैसी होनी चाहिए, कैपिटल असेट्स होने चाहिए, मतलब पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। नंबर 1 नंबर पे ये इसमें कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि जो भी संपत्ति होगी वो पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। नंबर 2 है पूंजीगत संपत्ति का क्या होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए। जो भी ये पूंजीगत संपत्ति है उसको क्या होना चाहिए, इसको ट्रांसफ़र, मतलब ये जो संपत्ति होनी चाहिए। नंबर 3 है हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ या पूंजीगत हानि होनी चाहिए। जो हमारे पास जो पूंजीगत संपत्ति है उसका हम जो भी ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब हस्तांतरण करेंगे, तो उस हस्तांतरण पर क्या होना चाहिए, या तो कैपिटल गेन होना चाहिए या फिर कैपिटल लॉस होना चाहिए। ऐसा पूंजी लाभ पर कर मुक्त नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एग्जेम्पशन नहीं होने चाहिए। जो भी पूंजीगत लाभ होगा उस पर क्या नहीं होना चाहिए, उस पर एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है कि मीनिंग ऑफ द कैपिटल असेट्स, पूंजीगत संपत्ति से अस्य, मतलब कि हम जब कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं भाई कैपिटल असेट्स क्या होती है। तो कैपिटल असेट्स के जो मीनिंग है उसको भी इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये वाला क्वेश्चन 2020 वाली जो वैकेंसी थी उसके अंदर ये आया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें अंडर सेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो कैपिटल असेट्स है इसमें अंडर सेक्शन भी पूछी जाती है। ठीक है, जो इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन इन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल असेट्स की अंडर सेक्शन पूछी गई है कि जो पूंजीगत संपत्ति जो है वो कौन सी अंडर सेक्शन के अंदर आती है। जो मीनिंग ऑफ द जो कैपिटल असेट्स है पूंजीगत संपत्ति से आज से है, वो अंडर सेक्शन 214 के अंतर्गत इसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें ये इसके अंदर शामिल की गई है। पूंजीगत संपत्ति क्या होती है, जो अंडर सेक्शन 214 के अंतर्गत है, वो है सभी संपत्तियां पूंजीगत संपत्ति होती है। जो सभी संपत्तियां होती है वो क्या होती है, पूंजीगत संपत्तियां होती है, चाहे उनका उपयोग, मतलब चाहे उनका यूज व्यवसाय या पेशे में हो या फिर नहीं हो। मतलब कि जो संपत्तियां होती है वो पूंजीगत संपत्ति होती है। जो ऑल असेट्स होती है वो कैपिटल असेट्स होती है, चाहे उनका यूज कैपिटल मतलब व्यवसाय में या पेशे में, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन में उसका यूज हो या फिर नहीं हो। जैसे नंबर 1 निम्न को छोड़कर, मतलब कि ये जो 4 जो असेट्स दे रखी है इसको छोड़कर सभी संपत्तियां पूंजीगत संपत्ति होती है। इन चारों ये 4 जो असेट्स दे रखी है इसको ये पूंजीगत संपत्तियों में शामिल नहीं होती है। नंबर कौन कौन से है जो कैपिटल असेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं? नंबर 1 है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, मतलब भारतीय ग्रामीण कृषि भूमि। जो भारत में जो गाँवों में जो कृषि भूमि है उसको जो कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। नंबर 2 है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब व्यापारिक रहतिया, जो व्यापारिक जो स्टॉक ट्रेड है उसको भी हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। नंबर 3 है स्पेसिफिक गोल्ड बॉन्ड, जो क्या बॉन्ड, मतलब जो भी स्पेसिफिक जो गोल्ड के जो बॉन्ड हैं उसको भी निर्दिष्ट स्वर्ण बॉन्ड, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते कैपिटल असेट्स में। और पर्सनल मूविंग असेट्स, जो भी हमारे जो पर्सनल जो चल संपत्तियाँ होती हैं, जो व्यक्तिगत जो चल संपत्ति होती है उसको भी हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। बट एक्सक्लूडिंग मतलब जो ये 4 है इसको तो हम शामिल नहीं करेंगे कैपिटल असेट्स में, लेकिन जो इसके जो एक्स्ट्रा है जो कैपिटल जो पर्सनल मूविंग असेट्स हैं, मतलब कि जो व्यक्तिगत चल संपत्तियाँ हैं, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल असेट्स में उसको हम इंक्लूड करेंगे। कौन कौन सी है, वो है नंबर 1
ज्वेलरी क्या होती है, हमारी पर्सनल जो मूविंग असेट्स होती है, मतलब कि हमारी जो व्यक्तिगत चल संपत्ति होती है ज्वेलरी, लेकिन फिर भी उसको हम कैपिटल असेट्स में इंक्लूड करते हैं। नंबर 2 है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, जो पुरातात्विक जो हमारे संग्रह होते हैं, जो पुरानी जो वस्तुएं होती है उसको भी हम मतलब वो क्या होती है, पर्सनल मूविंग असेट्स होती है, लेकिन फिर भी उसको हम कैपिटल असेट्स में इंक्लूड करते हैं। नंबर 3 है ड्राइंग, मतलब चित्रकला, हमारी जो होती है पर्सनल मूविंग असेट्स, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल असेट्स में शामिल करते हैं। पेंटिंग हो गई, इसको भी इंक्लूड करेंगे। और ये क्या होती है, स्कल्पचर, मतलब ये मूर्तियाँ, मतलब मूर्तियों का हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, मतलब अन्य कोई भी जो कलात्मक जो कार्य है, वर्क आर्ट है, उसको भी हम कैपिटल असेट्स में शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारी मतलब चल संपत्तियाँ होती हैं, तो उसमें हम उसको शामिल करेंगे। अब ये 4 जो संपत्तियाँ होती हैं जो भी, तो इसको हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करेंगे। और इसके अदरवाइज जो पर्सनल मूविंग असेट्स जो 1 A B C D E F जो 6 ये जो संपत्तियाँ होती है, ये भी हमारी पर्सनल मूविंग असेट्स होती है, लेकिन फिर भी हम इनको क्या करते हैं, कैपिटल असेट्स में शामिल करते हैं। और कैपिटल असेट्स की जो अंडर सेक्शन कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 214। ठीक है, अंडर सेक्शन 214। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स, मतलब पूंजीगत संपत्ति के प्रकार। कौन कौन से पूंजीगत संपत्ति के प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ कैपिटल असेट्स, पूंजीगत संपत्ति के प्रकार, इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। इसमें क्या रखा है, एक नंबर 1 पे जो कि 12 मंथ तक, मतलब कि जो 12 मंथ तक उसको, मतलब ये 12 मंथ है ना, जो इसको 12 मंथ तक है, 24 मंथ और 36 मंथ, इसको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर हो, जीरो कूपन बॉन्ड हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल जो फंड है वो समता म्यूचुअल फंड होते हैं वो, और अदर लिस्टेड सिक्योरिटी, मतलब जैसे कौन कौन से होती है इसके अंदर, अदर देन डिबेंचर, इसको डिबेंचर जो लिस्टेड जो सिक्योरिटी है उसमें डिबेंचर शामिल नहीं करेंगे। नंबर 1 लिस्टेड शेयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। नंबर 4 है अदर लिस्टेड सिक्योरिटी। इस चारों को हम मतलब इसमें इस कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में हम शामिल करेंगे। इसमें अदर देन डिबेंचर, ये याद रखना बच्चों फ्रेंड्स कि इसके जो डिबेंचर है इसमें लिस्टेड सिक्योरिटी में शामिल नहीं करेंगे, इस कैटेगरी में नहीं करेंगे फर्स्ट वाले में। ठीक है। होल्ड अप टू 12 मंथ, मतलब कि 12 जो मंथ है वहाँ तक होल्ड करेंगे इस 4 चीज़ को, 1 2 3 और 4, ये 4 है। इसको अगर 12 मंथ अगर होल्ड करेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल के मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के अंदर शामिल करेंगे। और अगर ये 12 मंथ से अगर मोर देन है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, किस किस को शामिल करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, 12 मंथ के अंदर जो लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, और नंबर 4 है अदर कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी में किसको डिवाइडेशन कर रखा है, इन केस ऑफ अंडर अनलिस्टेड शेयर, मतलब कि जो भी अनलिस्टेड शेयर, इसमें तो लिस्टेड शेयर को फर्स्ट वाली कैटेगरी में लिस्टेड को, और सेकंड वाली में अनलिस्टेड शेयर को, लैंड और बिल्डिंग, 3 चीज़, अनलिस्टेड शेयर, लैंड, बिल्डिंग 3 है। अगर ये 3 अगर 24 मंथ अगर होल्ड है, अप टू 24 मंथ, तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रखेंगे। और अगर मोर देन 24 मंथ से अधिक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में शामिल करेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ द 3 कैटेगरी में कौन सी डिवाइडेशन कर रखा है, ये नंबर 1 है डिबेंचर, मतलब ये देखो फर्स्ट में देखो क्या देखते हैं, अदर देन डिबेंचर, मतलब कि जो लिस्टेड सिक्योरिटी है जो डिबेंचर के अदर देन है, मतलब डिबेंचर इसमें शामिल इंक्लूड नहीं करेंगे। डिबेंचर किस में इंक्लूड करेंगे, 3rd कैटेगरी में, डिबेंचर अनलिस्टेड सिक्योरिटी। देखो फर्स्ट वाले में लिस्टेड सिक्योरिटी था, इसमें अनलिस्टेड सिक्योरिटी, अदर देन शेयर्स को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अनलिस्टेड जो सिक्योरिटी में जो शेयर्स है वो सेकंड वाले में शामिल करेंगे। और 3rd वाले में अदर कैपिटल असेट, कोई भी अन्य कोई कैपिटल असेट्स, उस तीनों को किस में शामिल करेंगे, 3rd कैटेगरी में, जिसमें होल्ड अप टू 36 मंथ, मतलब कि जो 36 मंथ तक होल्ड कर रखी हो तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। और अगर अदरवाइज अगर 36 मंथ से अगर मोर देन है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC द्वारा जी एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैटेगरी याद रखना है भाई। फर्स्ट वाली कैटेगरी जो 12 मंथ से है तक है तो उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, 4 शामिल होते हैं, लिस्टेड शेयर और लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये चारों फर्स्ट वाली कैटेगरी में शामिल होते हैं। अगर ये 12 मंथ तक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स,
और जो 12 मंथ से अधिक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। सेकंड वाली में तीन चीज़ यह है, सेकंड वाली में अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग, तीन अगर इसे 12 मंथ अगर होल्ड है तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, और 12 मंथ से अधिक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, ठीक है। और थर्ड वाली कैटेगरी में डिवेंचर्स, नंबर 1 डिवेंचर, नंबर 2 अनलिस्टेड सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें शेयर शामिल नहीं करेंगे, अदर देन शेयर्स, अदर कैपिटल असेट्स, और अदर कोई भी संपत्ति है कैपिटल जो इन दोनों में शामिल नहीं है कैपिटल असेट्स, वो अदर इसमें तीसरे वाले में शामिल करेंगे। और ये है कि अगर 36 मंथ तक है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, और 36 मंथ से अगर मोर देन है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में शामिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब ये है मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र का क्या से है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये अंडर सेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आती है फ्रेंड्स। मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र की जो मीनिंग है उस कौन से अंडर सेक्शन में आती है, 247 में, 247 में किसकी आती है, ऐसे पूछ लेंगे टू अंडर सेक्शन जो मीनिंग ऑफ द ट्रांसफ़र का जो कौन से अंडर सेक्शन में आती है, तो ये आती है अंडर सेक्शन 247। अब ट्रांसफ़र से क्या से है, ट्रांसफ़र में क्या क्या शामिल होता है, हमें किस किस को हम ट्रांसफ़र में इंक्लूड करेंगे, जैसे कोई भी सेल्स मतलब विक्रय, एक्सचेंज मतलब विनिमय, कोई भी सेल्स करेंगे या एक्सचेंज कोई भी वस्तु एक्सचेंज करेंगे तो उसको मतलब ट्रांसफ़र में शामिल करेंगे। और ये है अधिकारों का त्याग और अधिकारों का हनन, ठीक है। और किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण, कोई भी मतलब कि लॉ के अंतर्गत क्या कर दें अनिवार्य मतलब कि कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसको भी क्या करेंगे ट्रांसफर में शामिल करेंगे। और पूंजी संपत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन, कोई भी पूंजी का कैपिटल एसेट्स है उसको मतलब कि व्यापारिक स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्सन कर रहे हैं तो उसको इसमें ट्रांसफर में शामिल करेंगे। और JCB मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का शोधन, रिडम्पशन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड का अगर कोई भी शोधन करेंगे उसको भी मतलब ट्रांसफर में शामिल करेंगे। अचल संपत्ति का उपयोग का अधिकार, कोई भी अचल संपत्ति है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर हम अधिकार उपयोग करने का अधिकार जैसे लीज पे वगैरह देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी हम ट्रांसफर में शामिल करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। किसी कंपनी या सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को अचल संपत्ति का आवंटन, कोई भी कंपनी या कोई भी सहकारी समिति है उसने द्वारा अपने जो मेंबर है मेंबर्स को अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति जो होती है उसको अगर संपत्ति को आवंटन करते हैं उसको अलॉट करते हैं तो उसको हम ट्रांसफर में शामिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड नंबर B नंबर पे क्या आता है, जो ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ट्रांसफ़र होने पर भी उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वो कौन से सेक्शन में आते हैं अंडर सेक्शन 47। ट्रांसफ़र को कौन से सेक्शन में करते हैं, ट्रांसफ़र को अंडर सेक्शन 247 में करते हैं, और जो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा जो ट्रांजैक्शन को उसको अंडर सेक्शन 47 में इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होने पे भी उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नंबर 1 है कि टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ द HO मतलब HOF द्वारा जो परिवार का जो पूर्ण और आंशिक बंटवारा, जो हमारे जो भारत में जो अनडिवाइडेड जो हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली होती है हिंदू अविभाजित परिवार, उसका जो आंशिक रूप से या उसका जो पूर्ण रूप से जो बंटवारा करते हैं उसको हम मतलब कि उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ठीक है। नंबर 2 उपहार वसीयत या जायदाद मतलब गिफ्ट हो, कोई भी हमें गिफ्ट मिले, विल मतलब वसीयत मिले, और इनहेरिटेंस मतलब जायदाद मिले जो हमें हमारे जो पूर्वजों से मिलते हैं उसको जैसे वसीयत जायदाद गिफ्ट, तो उसको क्या करते हैं ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसफर द कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी इट्स होल ओन्ड इंडियन सब्सिडी कंपनी मतलब पूर्ण धारा जो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है द्वारा अपनी जो सब्सिडी कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे। कोई भी सब्सिडरी कंपनी है मतलब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण भारतीय धारक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण मतलब यानी जो हमारे जो सब्सिडरी कंपनी है वो हमारे 100% मतलब 100% जो इंडियन की याद रखें फ्रेंड्स, इंडियन जो होल्डिंग कंपनी है उसको अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। इंडियन को वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन याद रखना, होल्डिंग कंपनी को तो उसको ट्रांसफ़र मानने लगे है कि इंडियन जो सब्सिडी कंपनी अगर इंडियन होल्डिंग कंपनी को अगर ट्रांसफ़र करे कैपिटल एसेट्स तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, ठीक है। एकीकरण व विलय स्कीम के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स मतलब ट्रांसफर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन एंड डिमर्जर स्कीम मतलब अमलगमेशन एकीकरण और विलय जो स्कीम है उसके अंदर अगर हम कोई भी एसेट्स कैपिटल एसेट्स का अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे। शेयर एक्सचेंज अंडर अमलगमेशन ऑफ डिमर्जर स्कीम मतलब कि इसमें एकीकरण और विलय की दशा में अगर अंशों का भी अगर विक्रय करते हैं
मतलब कोई भी पूंजी संपत्ति का अगर एकीकरण विलय स्कीम में अगर पूंजीगत संपत्ति है उसका ट्रांसफर करेंगे तो भी उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और एकीकरण विलय की दशा में मतलब कि अमेलगेमेशन और डीमर्जर की स्कीम के तहत अगर हम शेयर्स का मतलब अंशों का विनिमय मतलब शेयर्स का एक्सचेंज करते हैं तो उसको भी हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कोई भी यह है रिडम्पशन ऑफ सोलवेज गोल्ड बॉन्ड बाय एन इंडिविजुअल। सोलवेज गोल्ड बॉन्ड का व्यक्ति द्वारा कोई भी रिडम्पशन होता है मतलब शोधन होता है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मोर्टेज, अगर ट्रांसफर कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मोर्टेज के अंदर अगर कोई भी ट्रांसफर कैपिटल हो रही है, कैपिटल एसेट्स जो ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कन्वर्जेशन ऑफ द बॉन्ड एंड डिबेंचर इनटू शेयर एंड डिबेंचर, मतलब बॉन्ड और ऋण पत्रों का अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन। डिबेंचर्स को शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में परिवर्तन, बॉन्ड का या फिर डिबेंचर्स का अंशों मतलब कि शेयर्स में और ऋण पत्रों में अगर एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्सन करते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अधिमार अंशों का समता अंशों में परिवर्तन, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स का अगर इक्विटी शेयर्स में अगर हम कन्वर्सन कर रहे हैं मतलब उसको परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। अंडर सेक्शन 47 ये याद रखना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, जो भी हमारी जो रुग्ण कंपनी द्वारा जमीन का स्थानांतरण, मतलब जो भी हमारे जो कंपनी है जो बीमार हो जाती है, बीमार मतलब जो कि घाटी में आ जाती है, उसको बंद होने की कगार पे आ जाती है, जो उसको क्या बोलते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, उसका अगर हम जमीन को उसकी लैंड है उसका अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ये है अगला है कि ट्रांसफ़र ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, मतलब वर्क ऑफ आर्ट आर्कोलॉजिकल कलेक्शन बुक और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट साइंस वर्क ड्राइंग पेंटिंग फोटोग्राफ प्रिंट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी नेशनल म्यूजियम नेशनल आर्ट गैलरी एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और अदर इंस्टीट्यूट नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी क्या कह रहा है इसमें, बोल रहा है कि किसी कलात्मक कार्य मतलब कि वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी पुरातात्विक संग्रह मतलब कि आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पुस्तक मतलब कि बुक्स, कोई भी पांडुलिपि, वैज्ञानिक कार्य, कोई भी साइंस वर्क, चित्रकला, पेंटिंग, फोटो, प्रिंट का सरकार को मतलब किसको, गवर्नमेंट को, अगर कोई गवर्नमेंट को या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी को या फिर कोई भी नेशनल म्यूजियम मतलब कि राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय कला गैलरी मतलब राष्ट्रीय आर्ट गैलरी या किसी सार्वजनिक संग्रहालय मतलब कोई भी पब्लिक कोई भी म्यूजियम हो, ये केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी संस्थान को हस्तांतरण मतलब केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किसी भी अगर इंस्टीट्यूट को अगर हम हस्तांतरण करते हैं, क्या क्या हस्तांतरण करते हैं, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी बुक्स, कोई भी पांडुलिपि, वैज्ञानिक कार्य मतलब साइंटिफिक वर्क, कोई भी ड्राइंग पेंटिंग फोटो प्रिंट, ये अगर हम किसी गवर्नमेंट को विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब नेशनल म्यूजियम और राष्ट्रीय आर्ट गैलरी या फिर अदर कोई भी पब्लिक कोई भी म्यूजियम हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई अगर किसी संस्थान को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण की लागत, अधिग्रहण की लागत अगला ये। चलो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अधिग्रहण की लागत में नंबर फर्स्ट है ये है कि बोनस शेयर मतलब कि बोनस शेयर में उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन COA क्या मानेंगे, अगर बोनस शेयर बिफोर 1/4/2001 मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले के हैं तो उसमें क्या मानेंगे फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कि जो 1/4/2001 है उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। नंबर सेकंड है बोनस शेयर, बोनस शेयर में 2 डिवाइडेड कर रखा है, इसमें एक कर रखा है 1/4/2001 से पहले का और एक कर रखा है 1/4/2001 से बाद का। अगर 1/4/2001 से पहले का है तो उसमें फेयर मार्केट वैल्यू को ही COA मानेंगे मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। नंबर सेकंड है कि बोनस शेयर आफ्टर 1/4/2001 मतलब 1/4/2001 के बाद का अगर बोनस शेयर है तो उसका COA क्या मानेंगे, उसका COA फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, उसका COA मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको नील मानेंगे। ठीक है ना, उसको 1/4/2001 से बाद अगर कोई भी बोनस शेयर आएगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका क्या मानेंगे नील। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि अमूर्त संपत्तियाँ सेल्फ जनरेट अगर खुद के द्वारा अगर कमाई हुई मतलब खुद के द्वारा जनरेट करी हुई अगर इंटेंजिबल एसेट मतलब जैसे गुडविल वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स।
तो इसमें अगर सेल्फ जनरेट अगर है तो उसको लिए हम नील मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, नील। और अगर इंटेंजिबल असेट्स है, कोई भी अमूर्त संपत्ति है, अगर हमने परचेज की है, मतलब कि किसी भी दूसरे से हमने खरीदी है उसको, तो उसको एक्चुअल परचेज प्राइस जितने में हम उस परचेज की है, उस जो एक्चुअल प्राइस है उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। ठीक है। 3 है कि कैपिटल असेट्स रिसीव इन गिफ्ट, अगर हमें कैपिटल असेट्स अगर गिफ्ट में मिली है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, मतलब जो हमारे पिछला जो ओनर था उसका, जो कैपिटल असेट्स का, उसने जितनी कॉस्ट का पे की है उसको ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको मान लेंगे। अब इसमें 2021 और 22 को ये अमेंडमेंट की हुई है कि कौन से वाले, जो ये इंटेंजिबल जो असेट्स है पर उसके बारे में है कि जिस पर पहले डेप्रिसिएशन लग रहा था, मतलब कि पहले जो गुडविल था तो गुडविल पे पहले डेप्रिसिएशन लगता था, लेकिन असिस्टमेंट ईयर 2020-21 की क्लोजिंग WDV ही क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है जो ही गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। मतलब कि 2020-21 के बाद ये अमेंडमेंट की गई है कि पहले इसमें जो डेप्रिसिएशन जो लगता था वो क्लोजिंग WDV ही अब 2021-22 के बाद में जो क्लोजिंग जो रिटर्न डाउन जो वैल्यू है वो ही गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 2021-22 में तो गुडविल पर डेप्रिसिएशन नील कर दी गई है। 2021-22 में जिस जो अमेंडमेंट हुआ है 2021-22 में, उसमें क्या किया गया है, गुडविल पर जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर दी गई है, मतलब नील कर दी गई है। अब 2021-22 के बाद डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, नहीं, मतलब 2021 में डेप्रिसिएशन क्या कर दिया गया है, उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो एक्चुअल परचेज प्राइस, जो गुडविल को जो एक्चुअल जो परचेज प्राइस है उसको बन जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्चुअल परचेज प्राइस बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक इतना ही, जो कैपिटल जो गेन है उसका ये वाला टॉपिक इतना, अगले वाले टॉपिक में इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये ऐसी अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर आपको चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट अगर ये वीडियो अगर आपको आगे ऐसे ही चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू।